हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सतत शहरी विकास की जरूरत क्यों है, सतत शहरी अवसंरचना का विकास होना क्यों जरूरी है। ये पूरा का पूरा टॉपिक ध्यान रखेगा। शहरीकरण आपका GS का जो टॉपिक है, या आप इसे गवर्नेंस में भी पढ़ेंगे जब आप नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही आप कहीं ना कहीं सोसाइटी यानी भारतीय समाज में भी शहरीकरण से जो संबंधित विषय हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है शहरीकरण। आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया दोस्तों, संदर्भ क्या है? तो भारत की शहरी बुनियादी ढांचे की जरूरतों के वित्त पोषण पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है, जिसमें शहरी समस्याओं को दूर करने वाले निजी निवेश की बात की गई है। यहाँ पे शहरी समस्याओं के बारे में जिक्र किया गया है, और साथ ही ये कहा गया है कि यदि शहरी समस्याओं का समाधान करना है तो बड़े स्तर पे निवेश की जरूरत है, बड़े स्तर पे निजी निवेश की भी जरूरत है। आइए हम चर्चा करते हैं, बिंदुवार हम चर्चा करेंगे कि आखिर शहरीकरण होता क्या है, शहरीकरण बढ़ने की जो कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप शहरीकरण के समक्ष आने वाली अलग अलग चुनौतियां क्या हैं, सरकार के द्वारा शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, इसके साथ ही और क्या समाधान हो सकते हैं शहरीकरण की जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने की। इन सारे विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बता दें आपको, शहरीकरण किसे कहते हैं। जब शहरीकरण कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी जब शहरों में आबादी बढ़ने लगे, अलग अलग गांव से, क्षेत्रों से लोग शहरों में आके बसने लगे, तो इस प्रवृत्ति को शहरीकरण की प्रवृत्ति कहा जाता है, बिल्कुल सरल शब्दों में। अब आपसे कोई पूछे कि भाई क्यों बसेंगे, गांव से शहरों में आके क्यों बसेंगे लोग, तो शहरीकरण की प्रवृत्ति इसलिए ज्यादा बढ़ती है क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? आमतौर पर तब होता है जब कोई देश अभी भी विकसित हो रहा होता है, और बेसिकली जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे रोजगार है, अच्छी सुविधाएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति गांव की तुलना में शहरों में ज्यादा होती है। ये भी एक फैक्टर होता है। लोग रोजगार के लिए भी जाते हैं, अच्छे जीवन स्तर के लिए भी जाते हैं, तो इस तरीके के फैक्टर काफी हद तक काम करते हैं शहरों की तरफ आकर्षित करने में लोगों को। इसके पीछे एक कारण ये भी दिखता है ना कि भाई गांव में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था या गांव का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है ना। तो हमारी जो विकासवादी अप्रोच है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। अभी हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों इसके ऊपर। और एक आम धारणा ये होती है कि कोई भी देश जब विकसित अवस्था में होता है ना, विकसित अवस्था में होने का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंट्री है, इस कंट्री के कुछ केंद्र विकसित होंगे और ये जो अविकसित केंद्र होंगे, यहां से लोगों का प्रवाह होगा इन विकसित केंद्रों की ओर। तो इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप क्या होता है, शहरीकरण बढ़ता जाता है। अब शहरीकरण तो बढ़ रहा है, मतलब जनसंख्या तो बढ़ रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी इन छोटे छोटे शहरी केंद्रों पे, तो रिजल्ट आप देख सकते हो, बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाती हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, अवसंरचना से संबंधित है, मलिन बस्तियों की समस्या है, स्वच्छ पेयजल की समस्या है, तो ढेरों अपराध बढ़ जाते हैं। तो ढेरों समस्याएं आपको शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण देखने को मिलती हैं। ये तो हुई एक बात। अब ये बात तय करनी है कि देखो भाई, शहरीकरण तो बढ़ रहा है, ऐसे में आपको शहरीकरण से संबंधित नए तरीके से सोचने की जरूरत पड़ेगी, आपको नए डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, नई अवसंरचनाओं की जरूरत पड़ेगी, और ये सब कार्य करने के लिए आपको बड़े वित्त पोषण की जरूरत है, आपको बड़े फंड की जरूरत है, क्योंकि बिना पैसे के तो विकास होगा नहीं। तो उसी सब मुद्दों पे हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली शहरीकरण क्यों होता है। तो एक कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई एक बड़ा कारण है रोजगार कारण, कि भाई रोजगार के बेहतर अवसर के कारण जो ग्रामीण लोग हैं वो शहरों में जाने के लिए आकर्षित होते हैं।
अब यदि हम देखें, भारत कुल वैश्विक शहरी आबादी का 11% हिस्सा है, यानी जितनी वैश्विक, ये मान लीजिए कि विश्व में टोटल 100 अगर लोग रहते हैं शहरों में, तो इन 100 लोगों में से 11% लोग, यानी 11% भारत में विश्व के शहरी हिस्से का 11% रहता है। ठीक है। अब यदि हम संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुमानों की बात करें तो 2011 में 377 मिलियन की आबादी से, 2011 में लगभग 377 मिलियन आबादी शहरों में रहती थी। 2050 तक भारतीय शहरों की बात हो रही है, 870 मिलियन लोगों को घर देने का अनुमान है, जो सभी देशों में सबसे ज्यादा है। ओवरऑल विश्व में सबसे ज्यादा है यह आंकड़ा। यानी जहां 2011 में 377 मिलियन लोग शहरों में रह रहे थे, वहीं 2050 तक आते आते 870 मिलियन लोग शहरों में रहेंगे। तो अब बिना घर के तो रहेंगे नहीं, तो ऐसे में इन लोगों के लिए आपको सुविधाओं की व्यवस्था करना है ना। तो ये ओवरऑल यदि हम विश्व का आंकड़ा देखें तो उसमें सबसे ज्यादा है, ये आंकड़ा डरा देने वाला आंकड़ा है। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सरकार को बहुमुखी, बहुआयामी तरीके से सोचना पड़ेगा, और केवल शहरों के विकास तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि गांव के विकास पे या आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, गांव के जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं या फिर जिले हैं, उनको बड़े स्तर पे विकसित करना पड़ेगा, ताकि बुनियादी विषय वस्तुओं के लिए लोगों को गांव छोड़ के शहर ना जाना पड़े। ठीक है। तो इन सारे मुद्दों पे काम करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है। तब जाके एक समावेशी विकास का मॉडल हम सोच पाएंगे। यदि हम और डाटा की बात करें दोस्तों, यदि हम केवल दिल्ली की बात करें ना, तो 2030 तक टोक्यो, जापान की राजधानी है, टोक्यो को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह बनने की संभावना है। 2030 तक दिल्ली सबसे बड़ा शहरी समूह क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसे में अब देखते हैं शहरी विकास के लिए यदि हम फंडिंग पैटर्न की बात करें, वर्तमान फंडिंग पैटर्न कैसे आता है शहर में, शहर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए फंड कहां से आता है। तो शहरी वित्त की यदि बात करें तो मुख्य रूप से भारत में सरकार से यह फंड आता है। निजी क्षेत्र का योगदान अभी काफी कम है, उसे बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। यदि वास्तव में शहरों का विकास करना है तो हमें निजी क्षेत्र के विकास को भी बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम वर्तमान में फंडिंग पैटर्न देखें तो जो पूंजीगत व्यय है उसको निधि देने के लिए आवश्यक वित्त में से क्रमशः 48%, 48% केंद्र देती है, लिखा भी होगा हाँ, और 24% आपके राज्य से आता है, और 15% जो शहरी सरकारें होती हैं जैसे नगर निगम वगैरह, इनका जो बजट होता है यहां से आता है। ठीक है। तो ये है फंडिंग पैटर्न। और यदि हम देखें सार्वजनिक निजी भागीदारी की, यदि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें तो उनका योगदान लगभग 3% है, और वाणिज्यिक ऋण का योगदान 2% है। तो ऐसे में हमने देखा जो सरकार का फंडिंग पैटर्न है उसमें हमें निजी क्षेत्र का रोल काफी कम दिखा अभी तक। अब यदि हम बात करें, सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं ताकि शहरों का विकास हो, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन चलाया है, अमृत मिशन चलाया है जिसे हिंदी में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है ताकि शहरों में रहने वाले जो बेघर लोग हैं उनको कम से कम एक घर मुहैया हो सके, है ना। और साथ ही 2 लाख करोड़ बेसिकली फंड की व्यवस्था की गई है इन अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। लेकिन ये इनफ नहीं है। आपने देखा होगा जब स्मार्ट सिटी मिशन चला, अमृत योजना चली, तो काफी एक तरीके से इनका प्रचार प्रसार भी हुआ। लेकिन यदि हम देखें कार्यान्वयन कितना हुआ, तो क्रियान्वयन के स्तर पे ये योजनाएं बहुत ज्यादा अभी इनका जो रिजल्ट है, इनका जो परिणाम है, बहुत ज्यादा सही तरीके से नहीं दिखाई दिया है। ठीक है। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। यदि आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, बंबई, बेंगलुरु, ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता, आपको ट्रैफिक की समस्या बड़ी गंभीर मिलेगी। आपको जो बुनियादी सुविधाओं के ढांचे हैं, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, आप एम्स चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। एक एक सर्जरी के लिए कई बार एक साल लंबी जो है, 1 साल दूर का तिथि दे देते हैं कि भैया हमारे पास अभी स्पेस नहीं, आप 1 साल बाद आना ऑपरेशन करवाने के लिए। 1 साल में यदि कोई गंभीर बीमारी है तो व्यक्ति बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, ये भी एक चिंतनीय विषय है। तो इन छोटे छोटे मुद्दों पे जो कि
अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे हैं, सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इतने फंड से नहीं होगा। अब यदि हम इस रिपोर्ट की मुख्य बातें देखें तो विश्व बैंक का अनुमान है कि आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए शहरी भारत में निवेश के लिए, यदि शहरी भारत की सूरत को बदलना है तो करीब 840 अरब डॉलर यानी 70 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। आप दे रहे हो कितना? 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए, और जरूरत कितनी है? 70 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, और सालाना हमें लगभग 55 अरब डॉलर की जरूरत होगी। इतना निवेश चाहिए शहरी पूरी संरचना की सूरत बदलने के लिए। जब तक आप बुनियादी तौर पे परिवर्तन करने की नहीं सोचोगे, आप बड़े स्तर पे निवेश नहीं करोगे, तब तक शहरी समस्याओं का समाधान होना कठिन है। ठीक है, रिपोर्ट की बात समझ में आई? हमें बड़े फंड की जरूरत है, लगभग 70 लाख करोड़ की जरूरत है। ठीक है, अगली बात यदि हम देखें, शहरों द्वारा जो राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है, ये रिपोर्ट ये कहती है लगभग 85% सरकारी राजस्व शहरों से आता है। मतलब टोटल राजस्व जो सरकारों को मिल रहा है, भाई टैक्स के रूप में या अन्य किसी रूप में जो सरकारों को राजस्व मिलता है, इस राजस्व का 85% तो शहरों से आ रहा है। यानी कि शहरी नागरिक बड़े राजस्व में योगदान दे रहे हैं। जबकि विश्व बैंक की रिपोर्ट उपयोगिता आदि पर उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में अधिक बोझ लगाने पर जोर देती है। मतलब दो चीजें हैं यहां पे, एक तो शहरी नागरिक बड़े स्तर पे राजस्व में योगदान दे रहे हैं, फिर भी वो बुनियादी आवश्यकताओं से, बुनियादी जो जरूरतें हैं उनसे वंचित हैं। दूसरी चीज ये कहती है कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आपको उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाने पड़ेंगे, संपत्ति कर बढ़ाने पड़ेंगे, सेवा कर बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि जो मिले उसे इन्वेस्ट कर दो शहरी अवसंरचना पे। भाई एक विकल्प तो ये होगा ना कि यदि शहरी अवसंरचना में सुधार करना है तो बड़े स्तर पे लोगों को भी लोगों के ऊपर भी हमें जो कर है वो बढ़ाने पड़ेंगे। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, अगर हम अन्य रिपोर्ट्स की बात करें तो एक ईशर जज अहलुवालिया की रिपोर्ट है, वो कहती है कि 2030 तक लगभग 392 लाख करोड़ की जरूरत है हमें यदि शहरी क्षेत्रों का विकास करना है तो। और 11वीं योजना भी बात करती थी अलग अलग 4 बुनियादी सेवाओं के लिए। मतलब इतना डेटा याद करने की आपको कतई जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको याद करना है कि भाई वर्तमान में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है। लेकिन यदि हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो लगभग 70 लाख करोड़ की जरूरत है शहरों के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ कुछ डेटा आप यूज करते हो तो मेंस में बहुत सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम देख लें, ठीक है भाई, हमने क्या क्या देखा, शहरीकरण क्या है, शहरीकरण के कारण क्या है, शहरीकरण के लिए कितने फंडिंग की जरूरत है, फंडिंग पैटर्न कितना है। ठीक है, अब हमें यह भी तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर क्यों फंड चाहिए भाई, क्या ऐसे कारण है कि इतने बड़े फंड की जरूरत है ना। तो कुछ तो कारण होंगे, यानी चुनौतियां होंगी शहरीकरण के समक्ष। ठीक है, लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी जिनका समाधान करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत है। तो हमें इन चुनौतियों पे भी दृष्टि डालना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहली चुनौती आप देखते हैं, खराब जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन। कितने भी आप जितनी बड़ी बड़ी सिटीज देख लो, प्रमुख शहरों में जल आपूर्ति अविश्वसनीय है, अनियमित है। ठोस कचरे के पहाड़ आप दिल्ली में जाके देख लो, आपको ना दिल्ली में ही हिल स्टेशन के दर्शन हो जाएंगे। बेसिकली वो पहाड़ नहीं है, वो कूड़े का ढेर है। ठीक है, यदि आप दिल्ली बाईपास से कभी होके गुजरते होंगे, हरियाणा और पंजाब साइड जाते होंगे, तो आपको एक पहाड़ दिखेगा दिल्ली में, असल में वो कचरे का ढेर है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको शहरों में देखने को मिल रही हैं। खराब जल निकासी है, बंबई इसका सटीक उदाहरण है। हर साल की वही कहानी, हर साल बारिश आती है, हर साल वही खराब जल निकासी के कारण लोगों को बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटी मोटी समस्या नहीं होती है जब किसी के घर में ही पानी घुस जाए पूरा का पूरा, समझ रहे हो, फील करके देखना कभी। तो बंबई में रहने का क्या फायदा है भाई, है ना, टैक्स देने का क्या फायदा है। जब तक हमारे टैक्स से हमें ही राहत ना हो तो हम काहे टैक्स दें। तो यहाँ पे सरकार को विचार करने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, ट्रैफिक जाम से हर कोई सरोकार रखता होगा,
और वायु गुणवत्ता है, बड़ी वायु गुणवत्ता है। तो ये सारी खराबियां आपको शहर में देखने को मिल रही होगी, पहली चुनौती है शहरों की। इसके साथ ही आप देखोगे दोस्तों, जनसंख्या जो है ना, शहरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इस जनसंख्या बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं विषमता, कैसी विषमता, आर्थिक विषमता आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ आपको एंटीलिया मिलेगा, ठीक है, और मैं बंबई की बात कर रही हूं, मुकेश अंबानी के घर की बात कर रही हूं, सब जानते ही होंगे। एक तरफ आपको एंटीलिया दिखेगा, दूसरी तरफ आपको मलिन बस्तियां दिखेंगी। चलो मलिन बस्तियां तो फिर भी कम से कम ऊपर छत तो है, तीसरे तरफ आपको जो है सड़कों पे लोग मिलेंगे जिनके सर पे छत भी नहीं है। इतनी भारी विषमता आपको शहरों में देखने को मिलती है। ये विषमता भी एक बहुत बड़ी समस्या है शहरीकरण के समक्ष, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध बढ़ते हैं इससे, है ना। कहीं ना कहीं लोगों के जो बुनियादी जीवन की जरूरतें हैं उनकी जब परिपूर्ति नहीं होती तो फिर कहीं कानून व्यवस्था के समक्ष भी चुनौती उत्पन्न होती है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। यदि हम अगली चुनौती की बात करें तो भाई किफायती आवास तो है ही नहीं भाई, अपर्याप्त। अच्छा यहां लिखा होगा ना, अपर्याप्त किफायती आवास। घर खरीदने चले जाओ दिल्ली में, 1 करोड़ 2 करोड़, है ना, बहुत आसान लगा मुझे बोलते हुए 1 करोड़, मतलब टुकड़ों में तोड़े तो 100 लाख। एक गरीब व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब मैं नॉर्मल घर की बात कर रही हूं। तो अपर्याप्त किफायती आवास का मतलब है शहरी आबादी का लगभग छठा हिस्सा, शहरी आबादी के यदि हम छठे हिस्से की बात करें ना, तो वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब किफायती आवास ही नहीं है शहरों में। यदि हम और देखें समस्या, शहरी मलिन बस्तियों के मुद्दे, ये बहुत बड़े स्तर पे है। एंटीलिया वाला एग्जाम्पल दिया और बंबई में विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी का मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, ठीक है। शहरी मलिन बस्तियां असुरक्षित भूमि में कार्यकाल, बुनियादी न्यूनतम नागरिक सेवाओं जैसे भाई कुछ भी तो नहीं मिलता ना मलिन बस्तियों में, ना स्वच्छ पेयजल है, ना स्वच्छता है, ना जल निकासी है बेहतर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर नहीं है, आंतरिक और पहुंच सड़कों, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच की कमी के अधीन है, आश्रय नहीं होगा, आश्रम, यानी आश्रय की खराब गुणवत्ता है। मोटे तौर पे एक आश्रय, एक बेहतर जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो कुछ भी आपको मलिन बस्तियों में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 20 लोगों के घरों पे एक सामूहिक शौचालय होता है, यदि आपने देखा होगा, ठीक है। कभी भ्रमण किया करो, क्या होता है ना, व्यवहारिक तौर पे जब दिक्कतों को देखोगे ना, आपके पास कितना भी पैसा हो, कभी जाओ सरकारी हॉस्पिटल, तब ना आपको पता लगेगा समस्याएं क्या हैं। या कभी आप एम्स जाइए, कभी आप जिस रास्ते से जा रहे हैं यदि झुग्गियां पड़ रही है उससे क्रॉस कर, रात में मत जाना, दिन में जाना, क्रॉस करो, आपको पता लगेगा इनकी समस्याएं क्या है। क्योंकि यदि आपको फ्यूचर में प्रशासनिक अधिकारी बनना है और आपको समस्याएं पता नहीं है तो फिर समाधान कैसे करोगे बाबू। इसलिए क्या करना है, हमें समस्याओं को व्यवहारिक तौर पे जानना है। बहुत बुनियादी समस्याओं से जूझते हैं ये वर्ग। इनके एरिया में ना स्कूल होता है, ना हेल्थ सिस्टम होता है, यानी जो इनकी आगे आने वाली जनरेशंस है वो भी क्या होंगी, झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर होंगी। याद रखिएगा, शहरी विकास ना किसी भी देश के विकास का आधार स्तंभ होता है। यदि शहर में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर, और विशेषकर मैं मलिन बस्तियों की बात यहाँ पे कर रही थी, तो इनकी जो आगे की जनरेशन है वो भी मलिन बस्तियों में रहने को ही मजबूर होएंगी कहीं ना कहीं। क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जो आपको विकास की मुख्य धारा में शामिल कर सकता है। और यदि आप शिक्षण सुविधाओं को इन क्षेत्रों तक नहीं ला पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े जनसंख्या के समूह को उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हो। बहुत बड़ी समस्या सुनाई दी, मतलब समझ में आ गई। अब अगली बात करते हैं, और क्या है जी, खराब शहरी नियोजन है। शहरी नियोजन की बात करें तो भाई ढांचा देखें, नियोजन का, प्रशासन का जटिल है, जवाबदेही की कमी है। मास्टर प्लान की बात करें तो एक तरीके से वो भी बेहतर तरीके से नहीं है, यानी कि सब ना आपस में जुड़ा हुआ है, कुछ भी स्पष्टता नहीं है, कौन सी एजेंसी क्या काम करेगी, एजेंसियों में समन्वयता का अभाव होता है, या फिर ना मान लीजिए 3 एजेंसी हैं मिल बांट के काम कर रही हैं। ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। क्या होता है, मान लो
भाई स्वच्छ जल की व्यवस्था करनी थी, वो एजेंसी कहेगी कि भाई ये काम तो उसका है, दूसरी एजेंसी कहेगी तीसरी का है। तो ऐसे में यदि हम एक कार्य एक एजेंसी को देंगे ना, तो वो एजेंसी उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी से काम करेगी, टाल मटोल नहीं करेगी। तो ऐसे में जो विषयों की हम कहें कि बड़े स्तर पे घोलमेल होती है, उसे कम करने की जरूरत है। ठीक है, यानी शहरी नियोजन को बेहतर बनाने की जरूरत है, उसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की जरूरत है, बकायदा हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम करने की जरूरत है कि फ्यूचर में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उनको देखते हुए हमें शहरी अवसंरचना बनानी पड़ेगी। ठीक है, फंडिंग की बात करें भाई, ये भी एक चुनौती है। फंडिंग के लिए बहुत बड़े स्रोतों की जरूरत होती है, जैसे कि सार्वजनिक बजट के अलावा अन्य संसाधनों से भी पैसा आना चाहिए। केवल सार्वजनिक बजट से ही तो शहरीकरण में सुधार नहीं हो सकता है। उच्च कीमतें सेवाओं को अप्रभावी बना देती हैं, यानी कहीं ना कहीं फंडिंग की भी कमी हमें दिखती है। तभी तो आज तक देख लो ना, बंबई जैसे शहर में हर साल वर्षा है ना, वर्षा से जो है लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है, या फिर अलग अलग चुनौतियां अलग अलग शहरों की आप देखोगे और वो लगातार होती हैं। बेंगलुरु में देख लीजिए, वो लगातार होती हैं। तो ऐसे में इन चुनौतियों का समाधान शीघ्र करने की जरूरत है। समाधान कैसे होगा? पैसे से होगा। अब सरकारी फंडिंग में तो उतना पैसा है नहीं, तो आपको फंडिंग के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये फंडिंग भी एक बहुत बड़ी चुनौती है शहरीकरण के समक्ष। प्रवासी संकट बहुत बड़ी चुनौती है भाई। शहरी निवासियों की उपेक्षा की जाती है और वे सुरक्षित और खुशी से रहने, काम करने और खेलने में असमर्थ होते हैं। एक शहरीकरण नीति को भविष्य की गतिशीलता पैटर्न का संज्ञान लेने की जरूरत होती है। जो प्रवासी संकट होता है ना, ये भी कहीं ना कहीं शहरी करण के ऊपर बोझ पैदा करता है। ठीक है, बड़े स्तर पे प्रवासी आके रह रहे हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से। अब कहीं ना कहीं उस शहर में उनके लिए बुनियादी संरचनाएं तो होनी चाहिए ना। आप इस तरीके से पैटर्न बनाओ कि भाई एक तो आप शहरीकरण की जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, इसके ऊपर आप कुछ नियंत्रण लगा सको। आप जो भाई, कुछ लोग तो चलो रोजगार के लिए आते हैं, आप उनके एरिया में ही उनको रोजगार मुहैया कराओ, बहुत बड़ी समस्या का निजात हो जाएगा। दूसरा, कुछ लोग बेहतर अवसंरचना के लिए आते हैं कि भाई उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल जाए, इसलिए वो शहर चले जाते हैं, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए इसलिए चले जाते हैं। तो आपको ना बेहतर सुविधाएं उनके शहरों के, उनके गांव के आसपास मुहैया करानी पड़ेंगी, ताकि बड़े स्तर पे, इतने बड़े स्तर पे शहरी आबादी ना बढ़े, है ना, कि भाई पूरी व्यवस्था ही चूर चूर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी प्रवासी संकट भी एक समस्या है। समन्वय की कमी मैं बता चुकी हूं। एजेंसियों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य, नगर और देश नियोजन अधिनियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। कनेक्टिविटी और भीड़ भाड़, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। चाहे शहरों में यात्री है, वाणिज्यिक यातायात, दोनों में भीड़ भाड़ और देरी व्यापक है, लेट लतीफी है। कुछ शहरों में अभी मेट्रो से कुछ सुविधा हुई है, लेकिन फिर भी यदि आप बाय रोड जाने की सोच रहे हो और आपको आधे घंटे में पहुंचना है, तो 2 घंटे में पहुंचोगे आप। इतना समय आपका केवल ट्रैफिक में वेस्ट हो जा रहा है। उस समय का सदुपयोग करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हो। यानी कहीं ना कहीं शहरों की जो ये भीड़ है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रही है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। अब हम ये देखेंगे कि ठीक है जी, ये चुनौतियां हमने देख ली, शहरीकरण के कारण क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं बेसिकली, और क्या क्या चुनौतियां हैं, भारत सरकार की क्या क्या पहले हैं इन चुनौतियों का समाधान करने की। एक तो भारत ने स्मार्ट सिटी मिशन चलाया था। पूरे देश में 100 शहरों में रहने की स्थिति और बुनियादी ढांचे को विकसित करने और उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रमुख शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम है। बेसिकली ये 100 शहर इसमें चयन किया गया था और उनमें बेसिकली बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना, उनके लिए रहने की परिस्थितियों को आसान बनाना इत्यादि इसके लक्षण थे। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन था। बेसिकली इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा, ठीक है, आधुनिकीकरण करना, नागरिकों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता देना, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण उनको देना। तो ये सारा इसका कार्य था। शहरी विकास मंत्रालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एंकरिंग एजेंसी है, यानी जो इस स्मार्ट सिटी मिशन को संचालित करता है वो शहरी विकास मंत्रालय करता है। अब दूसरी परियोजना थी
अमृत मिशन, इसे कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन भी जानते हैं। इसमें स्मार्ट शहरों के साथ साथ कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन की संयुक्त रूप से योजना बनाई गई थी और बेसिकली इसमें भी बुनियादी ढांचे को बदलने की बात थी और इसका लक्ष्य था 5 साल की अवधि में 500 शहरों और कस्बों को कुशल शहरी रहने के लायक बनाना। 500 शहरों और कस्बों का चयन किया जाना था और ये प्रयास किया जाना था कि भाई इनको रहने लायक बना ले, इनमें बुनियादी सुविधाओं को हम बेहतर बना ले। ये अमृत मिशन भी शुरू किया सरकार ने। इसमें भी शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों की मदद से 500 शहरों का चयन किया है। इस तरीके से सरकारें प्रयास कर रही हैं शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, शहरों को रहने लायक बनाने के लिए, शहरों में लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन ये प्रयास कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहे हैं। इन प्रयासों का यदि हम परिणाम देखें तो हमें बहुत स्पष्ट तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए? अब हम सुझाव देखेंगे कि भाई आखिर क्या क्या सुझाव होने चाहिए बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहला सुझाव होना चाहिए बॉटम अप प्लानिंग होनी चाहिए। भाई साहब, क्या बॉटम अप प्लानिंग क्या होती है? बॉटम अप प्लानिंग होती है कि जो नीचे रहने वाले लोग हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को पता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं। यानी जब नीतियां बने तो नीचे से नीतियां बने, इन लोगों के माध्यम से नीतियां बने, यानी लोगों के साथ जुड़कर और उनकी जरूरतों की पहचान करके योजनाएं नीचे से बनाई जानी चाहिए। हमारी योजनाओं की ना सबसे बड़ी खामियां भी यही रही है। जैसे योजना आयोग की भी जो आलोचना की जाती थी इसी आधार पे कि एसी के कमरे में बैठ के लोग किसानों के ऊपर नीतियां बनाते हैं। ये हास्यास्पद नहीं लगता? यदि नीतियां बन रही हैं तो जो लोग समस्याओं को फेस कर रहे हैं, यदि वो उन नीतियों में पार्टिसिपेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर नीतियां बनेंगी, ज्यादा समावेशी नीतियां बनेंगी। तो एक अप्रोच हमेशा आपकी यही होनी चाहिए कि नीतियों में बॉटम अप बेसिकली प्लानिंग का प्रावधान होना चाहिए। और क्या हो जी, शहरी सरकारों को सशक्त बनाने की जरूरत है। केसी राम बेसिकली शिव राम कृष्ण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने कुछ सुझाव दिए थे। ये कहा था कि लोगों को सशक्त बनाना है, शहर की सरकारों को विषयों को स्थानांतरित करना है। यह सुझाव देना कि शहरों से एकत्रित आयकर का 10% उन्हें वापस दिया जाए, कि भाई शहरों से जो आप इनकम टैक्स ले रहे हो ना, कम से कम इस इनकम टैक्स का 10% उन शहरों को वापस लौटाओ। किस रूप में? अवसंरचनात्मक ढांचे में निवेश करके, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए इस 10% का यूज आपको तत्काल प्रभाव से हमेशा करना पड़ेगा। ये कहा था इस शिव रामकृष्ण समिति ने। और कहीं ना कहीं ये कहा कि भाई जो शहरी सरकारें हैं ना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा विषय सौंपे जाएं। आपने देखा होगा पंचायती राज संरचना, उसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ और कहीं ना कहीं विषय दिए गए, अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो उन विषयों में भी ना राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि कौन सा राज्य कितने विषय देता है शहरी निकायों को। तो इसमें लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। जितने ज्यादा विषय हम दे सकते हैं शहरों से संबंधित, हमें विषय बेसिकली आपको पता है जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय हैं, तो 18 के 18 विषय हमें शहरी निकायों को देना चाहिए, उनको सशक्त बनाना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए ताकि शहरीकरण की बुनियादी संरचना के विकास में वो अपना सकारात्मक योगदान दे पाए। ठीक है, तो हमें 10% ये इस तरीके के ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके के सजेशन होते हैं दोस्तों। जब कभी आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो मेंस की आंसर राइटिंग में आप इस तरीके के डेटाज या सजेशन लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि किसी कमेटी की रिकमेंडेशन है ये, है ना। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करना कि कार्पस फंड का उपयोग केवल, मतलब ये जो फंड मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाए। सुनिश्चित होगा कि तेजी से परिवर्तन सुनिश्चित करने में शहर की सरकारों को इससे लाभ होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फंड मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा विषय मिलेंगे काम करने के। और क्या हो सकता है जी सुझाव? नियमित चुनाव के साथ शहरी प्रशासन। जो शहरी प्रशासन के चुनाव है ना, वो नियमित तौर पे होने चाहिए। यानी मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं जो उनके काम है वित्त से संबंधित, उनके कार्य और पदाधिकारियों के हस्तांतरण के माध्यम से सशक्तिकरण करना पड़ेगा। शहरी प्रशासनिक जो तंत्र है उसको ज्यादा हमें शक्तियां देनी पड़ेंगी, फंड देने पड़ेंगे, वही सारी बातें हैं।
अगली बात है निजी क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है भाई। निजी क्षेत्र की भूमिका को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम वर्ल्ड बैंक को देखें तो 70 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत है शहरों को बेहतर बनाने के लिए। तो इतना निवेश सरकारें तो नहीं कर सकती, तो ऐसे में निजी क्षेत्र की भूमिका को हमें बढ़ाना पड़ेगा। निष्पक्ष प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। तकनीकी परामर्श बेसिकली सेवाएं प्राप्त करना है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में संरचना प्रबंधन कौशल को मजबूत करना है। निजी क्षेत्र की परामर्शदायी संस्थाओं का पैनल बनाना है। मोटे तौर पे जो निजी क्षेत्र है ना, उसको आकर्षित भी करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं क्यों आकर्षित होगा निजी क्षेत्र, उसके लिए कार्य करने का जो ढांचा है वो सरल बनाना पड़ेगा हमको। बात समझ में आई? तो निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। स्पष्टता और विशेषज्ञता, यानी जो भी नगर नियोजन हो, शहरी नियोजन हो, वो ऐसे ही ना हो बल्कि एक विशेषज्ञता के आधार पे होना चाहिए। बहु विषयक विशेषज्ञता लाने की जरूरत है उसमें। अलग अलग प्राधिकरणों की क्या भूमिका होगी इसे तय करने की जरूरत है। क्या जिम्मेदारियां होंगी इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। और अलग अलग प्राधिकरणों की भूमिका, उनकी जिम्मेदारियों का विभाजन, नियमों और विनियमों का उचित संशोधन, यानी जो नियम कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं उनमें उचित संशोधन करने की जरूरत है। यानी बेसिक तौर पे हमें सुधार करने की जरूरत है। इसके साथ ही मानकीकरण होना चाहिए भाई। कोई भी ढांचा बन रहा है, अभी लखनऊ में देखा होगा आप लोगों ने हाल ही में, एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। तो आप जब भी कोई इस तरीके की इमारत बना रहे हो, इससे पहले भी काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो आप जब कोई ऐसी इमारत, तो मानकीकरण होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का होगा। इसके लिए भी बकायदा एजेंसी हो, वो जांच करे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नैतिकता में भी, आप एथिक्स में भी देखोगे कि कई बार क्षणिक लाभ के लिए लोग कई लोगों के जीवन को दांव पे लगा देते हैं। तो ये नैतिक मुद्दा भी है और ये जरूरी मुद्दा भी है जिसे समझने की जरूरत है। इस तरीके से दोस्तों हमने ये सारी चीजें देखी। यदि हम विश्व बैंक के सुझाव की बात भी करें तो इन्होंने भी कहा है कि राजकोषीय आधार और भारतीय शहरों की साख में सुधार शामिल है। हमें बेसिकली फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। हमें शहरों को एक उत्प्लावक राजस्व आधार स्थापित करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सेवाएं प्राप्त हो रही हैं लोगों को, वो सेवाएं प्राप्त करने में लोग अपना योगदान भी दें। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और सेवा शुल्क में वृद्धि शामिल है। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर भी हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस वगैरह, सेवा कर, उपयोगकर्ता शुल्क इत्यादि लगाने होंगे। और जो अर्निंग हो रही है उसका प्रयोग शहरों के बुनियादी ढांचे पे हमें क्या करना पड़ेगा, निष्पक्षता के साथ खर्च करना पड़ेगा, ताकि शहरों की दिशा और दशा में बदलाव किया जा सके। क्योंकि शहर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कुंजी होते हैं, है ना। तो शहरों के विकास के ऊपर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इस पूरे टॉपिक में हमने दोस्तों अच्छे से पढ़ा। बेसिकली ये चर्चा में क्यों था, शहरीकरण क्या होता है, क्या कारण होते हैं शहरीकरण के, क्या फंडिंग पैटर्न होता है, इस रिपोर्ट में क्या क्या बात की गई है, कितने फंड की बात की गई है, ठीक है, क्या क्या चुनौतियां हैं शहरों के समक्ष, सारी चुनौतियां हमने देखी। सरकार ने क्या क्या पहले की हैं शहरीकरण की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, वो पहले हमने देखी। और कहीं ना कहीं हमने देखे उपाय क्या क्या हो सकते हैं। और फाइनली वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें अपने सुझाव दिए हैं कि कहीं ना कहीं उत्प्लावक राजस्व आधार स्थापित करना पड़ेगा। लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी शहरीकरण के विकास में योगदान देने के लिए। होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके के मुद्दों से को जानने के लिए मुझसे जुड़िए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।